नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था पर्वत द्वारक वंश, शैल वंश और राजर्षि तुल्य वंश के बारे में। ठीक है, आज हम उसके आगे देखेंगे कालक्रम में सरभपुरी वंश के बारे में। अब ये जो सरभपुरी वंश है ये भी क्षेत्रीय वंश में आता है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने नल वंश पढ़ा था उसी प्रकार से सरभपुरी वंश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सरभपुरी वंश की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना सरभराज ने की थी। सरभराज ने की थी। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम सरभपुरी वंश रखा गया है। अब इनका शासनकाल कब से कब तक चला? तो 5वीं से 6वीं शताब्दी तक इनका शासन चला था हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब इनकी राजधानी क्या थी? तो अलग अलग शासकों के अकॉर्डिंग इनकी राजधानी अलग अलग थी। जैसे सरभराज जब आए तो उन्होंने अपने नाम पर सरभपुर का निर्माण कराया शहर का और उसे अपनी राजधानी बनाई सरभपुर, जिसे संबलपुर या सारंगढ़ कहा जाता है। जो आज का सारंगढ़ क्षेत्र है, कुछ इतिहासकार उसे मानते हैं और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो संबलपुर क्षेत्र है जो अभी के उड़ीसा क्षेत्र में आता है उसे सरभपुर कहा जाता है। ठीक है, तो सरभराज ने सरभपुर नामक राजधानी बनाई। फिर उनके आगे जब प्रसन्न मात्र आएंगे तो वो अपने नाम पर प्रसन्नपुर नामक शहर बसाते हैं और उसे अपनी राजधानी बनाते हैं, जिसे आज का मल्हार कहा जाता है। जो आज का मल्हार है बिलासपुर क्षेत्र का, वही प्रसन्नपुर है, ऐसा कहा जाता है। फिर प्रवरराज प्रथम जो आगे और शासक आएंगे वो एक अन्य शहर बसाते हैं श्रीपुर, जिसे आज का सिरपुर कहा जाता है, जो महासमुंद क्षेत्र में आता है। तो ये उनकी राजधानी थी। तो अलग अलग काल समय में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग शासकों की राजधानी अलग अलग थी। तो ये आपको याद रखते चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सरभराज और सभी के नाम देखेंगे तो आप उनके नाम पर ही लगभग जैसे सरभराज का सरभपुर, प्रसन्न मात्र का प्रसन्नपुर, प्रवरराज का श्रीपुर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखते चलना है। अब जैसे अलग अलग वंश रहते हैं तो उनमें क्या है, नाम भी अलग अलग थे। तो एक ही वंश के अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सरभपुरी वंश का हमें अन्य नाम देखने को मिलेगा अमरार्य कुल या अमरज कुल। ठीक है, अमरार्य कुल या अमरज कुल। अब इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी आपको प्राप्त होती है व्याघ्रराज के मल्हार ताम्रपत्र में। व्याघ्रराज के मल्हार ताम्रपत्र में। व्याघ्रराज कौन है? तो व्याघ्रराज आगे एक शासक आएगा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आपका व्याघ्रराज जयराज का पुत्र होगा। तो हम आगे जब देखेंगे शासकों का कालक्रम तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उनके मल्हार ताम्रपत्र से पता चलता है कि सरभपुरी वंश को अमरार्य कुल वंश भी बोला जाता था। फिर राज्य चिन्ह की बात करें तो इनकी राज्य चिन्ह गजलक्ष्मी थी। गजलक्ष्मी इनकी राज्य चिन्ह थी। इस वंश से रिलेटेड आपको 2 चीज़ें याद रखनी है जो कि सभी शासकों में सिमिलर रहेंगे। एक तो गजलक्ष्मी और दूसरा है परम भागवत। ये जो गजलक्ष्मी और परम भागवत है जो उपाधि, ये दोनों सभी शासकों में लगभग समान रहेगी। तो ये दोनों को आपको चलना है लेके। कभी भी पूछा जाए एग्जाम में गजलक्ष्मी और परम भागवत से रिलेटेड क्वेश्चन तो अधिकतर केस में वो आंसर आपका सरभपुरी होगा। कुछ केसों में गजलक्ष्मी और कहीं कहीं किसी राजवंश में मिल जाएगा, लेकिन परम भागवत आपके सरभपुरी वंश में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इनके जो समस्त अधिकार पत्रों में जो मुहर पर यह राज्य चिन्ह लगाया जाता था, कौन सा राज्य चिन्ह? तो गजलक्ष्मी का राज्य चिन्ह। उनके जितने भी राजपत्र रहेंगे, जो भी नॉर्मल पत्र उन लोग यूज़ करते रहे होंगे सरकारी कामों के लिए, प्रशासकीय कामों के लिए अपने शासनकाल में, तो उनमें इस राज्य चिन्ह गजलक्ष्मी का उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है, अभी कौन से धर्म के उपासक थे? तो वैष्णव धर्म के उपासक थे। वैष्णव धर्म के कारण ही इन्हें परम भागवत की उपाधि मिली, या ये उपाधि धारण करते थे। और एक अन्य उपाधि याद रखना, महा। ये जो शासक हैं सरभपुरी शासक, उन सभी की
महा लगाने की एक बोला जाए तो आदत सी थी। तो इसे याद रखना कि महा कौन से शासक लगाते थे, तो सरबपुरी शासक। ठीक है, तो हमने देख लिया वैष्णव धर्म से संबंधित थे, परम भागवत की इन्होंने उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं इनके बारे में और भी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख, जब हम गुप्त वंश पढ़ रहे थे तो उसमें जो अंतिम रूप से जिसका नाम हमने जाना था या पढ़ा था भानुगुप्त, उनका एक अभिलेख था ऐरण अभिलेख, जो कि बहुत ही फेमस है, 510 ईस्वी का है। इसमें सती प्रथा का भी उल्लेख है। तो इसी में सरभ राज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी ऐरण अभिलेख में सरभ राज का नाम मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि सरभपुरी वंश अस्तित्व में था। ठीक, अभी भानुगुप्त के समय मिल रहा है, तो ये भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आप देखेंगे समकालीन शासकों में तो आपका क्या मिलेगा, गुप्त वंश। समकालीन शासक में गुप्त वंश आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ से इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। और गुप्त वंश के साथ साथ एक और वंश चलता था, उनका नाम क्या था, वाकाटक वंश। हमने पिछले प्रीवियस क्लासेस में देखा है वाकाटक वंश। तो आप ये याद रखिएगा कि जो सरभपुरी वंश है उनके साथ साथ जो समकालीन थे राष्ट्रीय स्तर पर, एक तो वाकाटक वंश रहेगा और एक गुप्त वंश रहेगा। वाकाटक और गुप्त वंश, ये मैंने आपको अभी राष्ट्रीय स्तर पर बताया, राजकीय स्तर पर अन्य रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक, ये सब समकालीन वंश थे। अब देखते हैं आगे कि सरभपुरी वंश के शासक जो थे वो स्थानीय व्यक्ति थे, इसलिए इसे स्थानीय शासन, स्थानीय वंश का दर्जा मिलता है। ये पहले वाकाटकों के सामंत थे। मैंने जैसे कि बताया अभी गुप्त वंश और वाकाटक वंश से क्या थे, ये समकालीन थे। और बताया भी जा रहा है कि वाकाटकों के सामंत थे। बाद में उनकी आपसी फूट, किनकी आपसी फूट, तो वाकाटक वंश के शासक थे, उनके पुत्रों के मध्य में आपसी फूट के कारण उसका लाभ उठाकर सरभ राज ने क्या किया, सरभपुरी वंश की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि वाकाटकों के सामंत हुआ करते थे। फिर आगे देखेंगे अपन इनके जो ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो कुरुद ताम्रपत्र जो है इसकी जानकारी नरेंद्र के द्वारा प्राप्त होती है। और इस ताम्रपत्र में ब्राह्मण शंख स्वामी को शासन लिख कर देने का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र में ब्राह्मण शंख स्वामी को शासन या सनद लिख कर देने का उल्लेख है। ठीक है, तो कुरुद ताम्रपत्र इनसे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। शिल्पी के क्या थी, तो श्रीदत्त थी, अचल सिंह थी, ज्येष्ठ सिंह, द्रोण सिंह, गोल सिंह। शिल्पी कौन कौन थे, तो श्रीदत्त थे, अचल सिंह थे, ज्येष्ठ सिंह थे, द्रोण सिंह थे, गोल सिंह थे। तो इनके समय में के शिल्पी थे। ठीक है, क्या क्या, अचल, ज्येष्ठ, द्रोण, गोल। तो जो द्रोण है, द्रोण का गोल क्या था, अचल था, अचल था। ठीक है, और द्रोण क्या थे, ज्येष्ठ थे। ठीक, सभी गुरुओं में सबसे ऊपर रखा जाता है द्रोण को, तो ज्येष्ठ थे। क्या, गुरु द्रोण जो थे वो क्या थे, ज्येष्ठ थे। और उनका गोल क्या था, गोल जो था, लक्ष्य क्या था, अचल था, अचल था। इसलिए इन्हें श्रीदत्त प्राप्त होता था, श्री प्राप्त होती, श्री मतलब लक्ष्मी समझ सकते हैं, वो प्राप्त होती। तो ऐसे इनके शिल्पियों को याद कर सकते हैं। शरभपुर से शिल्पी, शरभपुर के शिल्पी कौन कौन थे, तो द्रोण जो कि ज्येष्ठ थे सभी गुरुओं में, उनका जो गोल था अचल था, इसलिए उन्हें श्री प्राप्त होता था, तो श्रीदत्त। ऐसे करके इनके शिल्पियों का नाम हम याद कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में कुछ ओवरव्यू सरभपुरी वंश के बारे में, जो कि अभी हमने देखा है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इनके वंश के बारे में। मैं रिपीट नहीं करा रहा हूँ, आप एक बार इसे रिवर्स करके ज़रूर देख लीजिएगा 1 से 2 बार, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि इतना लंबा पाठ्यक्रम है तो मैं बार बार आपको रिवाइज़ नहीं करा पाऊँगा, आपको ही वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम वंश का क्रम क्या था। तो सरभ राज को पढ़ा हमने, क्या थे, संस्थापक थे। सरभ राज के बाद मिलता है नरेंद्र सेन का उल्लेख मिलता है, नरेंद्र सेन का उल्लेख मिलता है। उनके बाद आते हैं प्रसन्न द्वितीय या प्रसन्न मात्र। ठीक है, प्रसन्न मात्र आते हैं। सरभ राज के बाद नरेंद्र सेन के बाद प्रसन्न मात्र के बाद जयराज। अब ये जो जयराज है, जयराज के अन्य 2 नाम थे। अन्य 2 नाम क्या क्या थे, एक मानमात्र और एक दुर्गराज। जयराज का क्या क्या नाम था, मानमात्र और दुर्गराज। ठीक है, फिर इनके 3 पुत्र थे। अब इनके नाम कितने होंगे, जयराज के कितने नाम होंगे, 1, 2 और 3, टोटल 3 नाम होंगे। जयराज, दुर्गराज, मानमात्र, 3 नाम होंगे एक ही व्यक्ति के। तो जिस व्यक्ति के 3 नाम हैं उसी के 3 पुत्र हुए। कौन कौन हुए, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, व्याघ्रराज। क्या क्या, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, व्याघ्रराज। सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, व्याघ्रराज। ठीक है, तो ये सभी प्राप्त हुए, ये सभी पुत्र हुए।
सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज। ठीक, फिर अंतिम शासक इसमें देखने को मिलता है प्रवरराज द्वितीय, अंतिम शासक के रूप में देखने को मिलता है प्रवरराज द्वितीय। ठीक है, प्रवरराज द्वितीय। तो ये वंश क्रम था शासकों का। इनके बाद कौन कौन से शासक आए हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कौन सा पहला आया कौन सा बाद में आया। अभी इस नाम को, अब वंशावली को याद रखें। सरभराज, फिर नरेंद्र सेन, प्रसन्न मात्र, फिर जयराज। जयराज के 2 नाम है, जयराज मानमात्रा और दुर्गराज। जयराज मानमात्रा और दुर्गराज। फिर सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज। सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज। फिर इनके आगे आएगा प्रवरराज द्वितीय, इनके आगे आएगा प्रवरराज द्वितीय। ठीक है, तो ये था शासकों का कालक्रम। फिर इसके आगे हम देखते हैं, अच्छा इन शासकों के नाम आप ऐसे याद करना कि सर जो नरेंद्र है वो प्रसन्न हुआ। क्या हुआ? सर नरेंद्र क्या है? प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? तो इसने जय प्राप्त किया है, जय प्राप्त किया है, जय प्राप्त किया है। किस चीज़ में जय प्राप्त किया? तो 3 पुत्र होने में जय प्राप्त किया है, 3 पुत्र होने में जय प्राप्त किया है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सर नरेंद्र जो है बहुत प्रसन्न है क्योंकि इसने जय प्राप्त किया है। क्यों? तो 3 पुत्र प्राप्त करने में। 3 पुत्र कौन? सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज। इस जयराज के सभी बेटों में राजराज राज मिलेगा आपको, सुदेवराज, प्रवरराज, फिर व्याघ्रराज। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ है। फिर अंतिम जो रहेगा प्रवरराज द्वितीय। तो ये था इनके वंश का, शासकों का कालक्रम। ठीक, अब इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं सरभराज के बारे में। सरभराज के बारे में देखेंगे तो सरभराज जो है वो क्या थे? संस्थापक थे। हमने शुरू में देखा सरभपुरी वंश का। ये क्या थे? वाकटों के सामंत थे। हमने देखा उनके बीच आपसी फूट होने का फ़ायदा इन्होंने उठाया और अपनी शासन इन्होंने स्थापित किया। इनकी राजधानी क्या थी? सरभपुर थी। अपने नाम से एक नाम का एक शहर बसाते हैं सरभपुर और उसे अपनी राजधानी बनाते हैं, जो कि संबलपुर या सारंगगढ़ क्षेत्र को कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग इनका मत है। ठीक है, तो आप दोनों नाम को ध्यान में रखिएगा। फिर इन्हीं के नाम पर राजवंश व राजधानी का नामकरण हुआ था, हमने देख लिया। फिर सामंत, प्रवर्षण किसके सामंत थे? वाकटक के, हमने ये भी देख लिया। फिर सिक्का, इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे सरभराज ने। अब सरभराज के बारे में ये भी देख लीजिए कि इनके नाम से सारी चीज़ जो हो रही है इनके नाम से ही हो रही है। वंश का स्थापना उनके नाम पर, राजधानी उनके नाम पर, जो शहर बसाया अपने नाम पर वही राजधानी हो गया। ठीक है, सामंत किसके थे? वाकटकों के। ठीक है, फिर इनके नाम पर सिक्के भी जारी हो गए। इन सिक्कों पर पहली बार प्राकृतिक के स्थान पर संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब ये जो सिक्के थे तो पहले प्राकृत भाषा चल रहा था, जिसकी प्राकृत भाषा की जो बहुलता थी उसके स्थान पर इसने क्या किया कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चालू किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में जो कौन सा राजवंश है जिसने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था, तो उसने किसने किया था? तो सरभपुरी वंश ने किया था। सरभपुरी वंश ने संस्कृत भाषा का प्रयोग करना शुरू किया था। और सरभपुरी में भी किसने? तो सरभराज ने, संस्थापक जो है उन्हीं ने चालू किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ऐतिहासिकता के पीछे क्या है देख लेते हैं। तो इनके नाम का उल्लेख भानुगुप्त के ऐरान अभिलेख में पढ़ लिया, जैसे कि हमने देखा। इसमें सरभराज को भानुगुप्त के सामंत गोपराज के नाना से संबंधित बताया गया है। इसका शासन क्षेत्र महानदी के उत्तरी भूभाग पर था तथा वे एक कुशल राजा थे, ये बताया गया। तो ऐरान अभिलेख तो हमने देख लिया था। अब ऐरान अभिलेख में क्या बताया गया है? तो भानुगुप्त कोई सामंत था, गोपराज, भानुगुप्त का सामंत था कोई गोपराज। उस गोपराज के नाना से संबंधित किया गया है। कि नाना से संबंधित किसको किया गया है? सरभराज को। तो इस प्रकार से इसका संबंध है। संबंध पे आप उतना गौर ना कीजिएगा, आप ऐरान अभिलेख को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये था सरभराज के बारे में। ठीक है, सरभराज को मैं एक बार क्विक बताते चलता हूँ। सरभपुरी वंश इसी के नाम पर था। इसने अपने नाम पर सरभपुर बसाया, इसकी राजधानी बनाया उसे, जो कि आज का संबलपुर या सारंगगढ़ क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, वाकटकों के क्या थे? सामंत हुआ करते थे। इन्होंने अपने नाम से सिक्के जारी किए, जिसमें सर्वप्रथम इन्होंने प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भानुगुप्त के ऐरान अभिलेख में इनका उल्लेख है। तो ये सरभराज के बारे में हो गया। फिर इनके आगे आते हैं नरेंद्र आते हैं। अब नरेंद्र की उपाधि क्या थी? तो परम भागवत थी। परम भागवत थी। नरेंद्र की उपाधि क्या थी? परम भागवत थी। जब हम आगे देखेंगे ताम्रपत्रों में तो सबसे पहले किसी शासक के बारे में जानकारी मिलती है कि किसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो वो नरेंद्र के बारे में प्राप्त होती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो समस्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की आगे आने वाली, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने, तो नरेंद्र ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने? नरेंद्र ने उपाधि धारण की थी, किसकी? परम भागवत की। ठीक, फिर परम भागवत है तो
इस वंश के बारे में मैंने बताया था कि कौन से धर्म को मानने वाले हैं, वैष्णव धर्म को। भागवत से, भागवत भक्ति किसकी होती है, वैष्णव की, शिव की, विष्णु की होती है, तो वैष्णव धर्म को मानने वाले होंगे, ठीक है। फिर इनके द्वारा जारी की गई मुद्राओं में गज भिषिक्त लक्ष्मी का अंकन प्रमुखता मिलता है। गज भिषिक्त लक्ष्मी, गज भिषिक्त लक्ष्मी का तात्पर्य होता है कि लक्ष्मी माता का हाथियों के द्वारा अभिषेक किया जा रहा है, तो गज भिषिक्त लक्ष्मी का अंकन मिलता है। तो ये इतना बोझिल नहीं लगेगा, आप कहानी को समझते चलिए, एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ और आप उसी अनुसार से जब समझते चलेंगे तो आपको ये आसानी से हो जाएगा। ऐसा नहीं समझना कि याद नहीं हो रहा सर, और इतिहास एक बार में किसी को याद नहीं होता है, जिसने लिखा है ना उसको भी याद नहीं हुआ होगा। तो ये आप स्ट्रेस न लीजिएगा, आप 1 से 2 बार जरूर इसको कंटिन्यूटी में पढ़ते जाइएगा, तभी आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो गज भिषिक्त लक्ष्मी का मैंने आपको मतलब बता दिया कि लक्ष्मी माता का हाथियों के द्वारा अभिषेक किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका अंकन किसके में मिलता है, नरेंद्र के मिलता है, नरेंद्र के में, ठीक। फिर इनके द्वारा 3 ताम्रपत्र जारी किए गए थे, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। पहले तो नाम याद रखने पर फोकस करना, फिर उसके अंदर के पॉइंट्स। तो पहले क्या है, पिपरदुला, फिर कुरुद, फिर मल्हार। तो पिपरदुला, कुरुद और मल्हार, ये 3 ताम्रपत्र नरेंद्र के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पिपरदुला कहाँ का है, तो पिपरदुला है आपके सारंगढ़ क्षेत्र का। कुरुद ताम्रपत्र ये धमतरी के अंदर आता है, और मल्हार या रावण ताम्रपत्र इसी के अनुसार प्राप्त होते हैं कि ये परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले थे, ठीक है। तो 3 हमने क्या देखे, पिपरदुला, कुरुद, फिर मल्हार, ठीक है। तो इसको PKM करके याद रखना, PKM किसका है, नरेंद्र का है। PKM किसका है, नरेंद्र का है। और क्या है, तो ताम्रपत्र है। P से पिपरदुला, K से कुरुद और M से मल्हार, ठीक। इसी को ही रावण ताम्रपत्र या रावा ताम्रपत्र भी कहा जाता है। अब पिपरदुला ताम्रपत्र इसने अपने वर्ष के शासनकाल के 3रे वर्ष में जारी किया था, ये इंपॉर्टेंट है। और जो कुरुद ताम्रपत्र है इसने अपने वर्ष के 24वें वर्ष में जारी किया था। तो 24वें वर्ष में जारी किया था, तो इसका तात्पर्य यही निकलता है कि ये ऐसा शासक है जिसने बहुत लंबे समय तक शासन किया था, ठीक है, बहुत लंबे समय तक शासन किया था। 24 वर्ष बहुत लंबा होता है अपने आप में, ठीक है। तो 24 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, तो जो कि बहुत ही लंबा शासनकाल होता है, ये जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। तो ये पहले आपको याद रखना है। फिर मल्हार में क्या है, तो ये ताम्रपत्र तिथिविहीन तथा अधूरा है। अब जो मल्हार ताम्रपत्र है वो तिथिविहीन या अधूरा है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरभपुरी वंश का ऐसा कौन सा ताम्रपत्र है या किस शासक का ताम्रपत्र है जो कि तिथिविहीन और अधूरा है, तो वो है आपका नरेंद्र का। और कौन सा पूछा जाए, तो मल्हार ताम्रपत्र। तो ये चीज़ आपको याद रखते चलनी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैंने बताया पिपरदुला 3रे वर्ष में, कुरुद 24वें वर्ष में, और मल्हार जो है तिथिविहीन है, ठीक है। फिर इसके अंदर में देखा जाए तो पिपरदुला जो ताम्रपत्र है उसमें क्या बोला गया कि भोगवती राहुदेव ने नंदपुर भोग में स्थित सरकराप्रद नामक ग्राम को दान में दिया। एक बार ऐसी नॉर्मल रीड करते चलिएगा, ज़्यादा ही महत्वपूर्ण नहीं है ये। कुरुद ताम्रपत्र के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है, तो इसमें भी चुल्लाड़ा सीमा भोग में स्थित केशवक नामक ग्राम परम भट्टारक द्वारा भास्रुत स्वामी नामक ब्राह्मण को ताम्रपत्र पर दान पत्र लिख कर दिया गया था। तो ये अजीब अजीब सा नाम याद आ रहा है, ये अजीब अजीब से जितने भी नाम है ना, नरेंद्र से संबंधित रख लेना और कुरुद ताम्रपत्र मान लेना उसको, ठीक है। वैसे इतना डिप तो नहीं पूछना चाहिए जैसे मुझे लगता है। आपको कुरुद ताम्रपत्र कौन से वर्ष में, पिपरदुला कौन से वर्ष में, और मल्हार कैसा है, ये पूछा जाएगा। तो इतना मैंने आपको बता दिया है। फिर नरेंद्र के बारे में और क्या है, तो नरेंद्र के ताम्रपत्र जो थे उसमें विजय स्कंदवाद कुरुद ऐसे शब्दों से स्पष्ट होता है कि सैन्य अभियानों के द्वारा विजय प्राप्त कर उन स्थानों से ताम्रपत्र जारी किया गया था। तो नरेंद्र था, नरेंद्र मतलब इसके ताम्रपत्र, नरेंद्र मतलब इंद्र से संबंधित है, नर प्लस इंद्र ऐसे करके आप संधि विच्छेद करोगे तो इंद्र क्या है, राजा है। और राजा इंद्र जो है स्वर्ग पर शासन करते हैं, तो कोई भी युद्ध नहीं हार रहे हैं, ऐसा आप तात्पर्य लेना। और इसको याद रखना कि विजय स्कंदवाद कुरुद, विजय स्कंदवाद कुरुद, और इसका तात्पर्य ये निकाला जाता है कि इन्होंने सैन्य अभियान के दौरान विजय प्राप्त किया था, और जहाँ जहाँ विजय प्राप्त किया था वहाँ से इन्होंने ताम्रपत्र जारी किए हैं। तो ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इन्होंने अपने ताम्रपत्र के सील में लिखवाया, क्या लिखवाया, तो खड़गधार जीतु जित भुवय, खड़गधार जित भुवय, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे ताम्रपत्र में क्या है, विजय स्कंदवाद कुरुद, तो इससे रिलेट हो गया, जहाँ पर इसने जीत हासिल की वहाँ पर ताम्रपत्र लिख दिया, ठीक है। और उसके अलावा इस ताम्रपत्र में सील कैसा मिलता है, तो खड़गधार जित भुवय,
खड़गधार जित भुवै, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो खड़ग का तात्पर्य आपको मालूम हुआ तलवार, धार मतलब धार, तो तलवार की धार से सारे विश्व को जीतने वाला, तलवार की धार से सारे विश्व को जीतने वाला। तो मैंने बताया था इसको नरेंद्र को इंद्र से रिलेट करना, स्वर्ग का स्वामी है, पूरे विश्व का स्वामी ऐसे करके, तो तलवार की धार पर सारे विश्व को जीतने वाला, खड़गधार जित भुवै, ऐसा इसके ताम्रपत्रों में सील है। तो ये था नरेंद्र के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही देखा सरभ राज और नरेंद्र के बारे में। आगे की क्लास में हम अन्य शासकों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो क्लास ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं अभी इतना ही रख रहा हूँ इसे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो इस लेक्चर में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।